हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनके व्यवसाय और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के लिए इन्होंने हाड़ौती क्षेत्र चुना, किस तरह इन्होंने इस पर काम किया। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर सुरभि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर सुरभि जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और किस व्यवसाय से आप जुड़े रहे? ऐसा है, मेरा बचपन से लेके और अभी तक बीच में कुछ 1-2 साल मैं बाहर रही, बाकी कोटा में ही बीता है। बचपन में मैंने सोफिया स्कूल से एजुकेशन शुरू करी थी। उसके बाद मैं महारानी रामपुरा स्कूल से मेरा स्कूलिंग हुआ जी। और इसके पश्चात JDB गर्ल्स कॉलेज से मैंने BSc किया बायोलॉजी ग्रुप से, और MSc जोलॉजी में यानी प्राणी शास्त्र में किया। और हर जगह पे मैंने टॉप किया था, स्कूल में भी, JDB कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी। और MSc के अंदर तो मुझे पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक मिला था जी। और इसके बाद मुझे विदिन 2 मंथ्स 2 महीने के अंदर ही ऑफ़र आ गया लेक्चरशिप का जी। और 20 इयर्स की एज में मैंने लेक्चरशिप शुरू करी। तब से लेके लगातार ही एजुकेशन से जुड़ी रही जी। मैंने JDB में, गवर्नमेंट कॉलेज में और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में अपना अध्यापन कार्य किया जी। और प्रोफेसर पद तक और वाइस प्रिंसिपल तक पे जाके रिटायर हुई हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन टॉक्सिकोलॉजी था, जिसमें ये कीट पतंगे वगैरह इनका पेस्ट वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, ये सब स्पेशलाइजेशन में आता है जी। और मेरे ब्रदर इन लॉस में DFO थे, तो उनकी वजह से मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ जी। और भरतपुर में काफ़ी दिन रही, तो बर्ड्स की नॉलेज हो गई। तो उसके बाद से मैंने अपना रुख इस तरफ कर लिया जी, वाइल्ड लाइफ की तरफ, और मुझे वाइल्ड लाइफ का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जी। तो ये सारा मेरा। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी, पर्यावरण सुरक्षा में वन्य जीव की क्या भूमिका होती है? अगर हम देखें कि छोटा सा इंसेक्ट, एक चींटी है, उससे लेकर एक हाथी तक हर प्राणी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है जी। क्योंकि अगर चींटी नहीं होगी तो जो चींटीखोर प्राणी है उनको भोजन नहीं मिलेगा, बिल्कुल उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उससे बड़े एनिमल को नहीं मिलेगा। एक ही फूड चेन होती है, उसके अकॉर्डिंग पूरा पर्यावरण चलता है। और जो भी जिस एनिमल की भी एब्सेंस हो जाती है तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हर जगह पर हर प्राणी पर्यावरण के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पेड़ पौधे और जल और वायु है जी। वन्य जीव किस तरह वो अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह वह आम लोगों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं? वन्य जीव वनों में तो रहते हैं, साथ में वो कई बार वो बफर एरिया में भी आ जाते हैं जी। और उनको भोजन मिलने की जब कमी रहती है तो क्योंकि आजकल एनक्रोचमेंट हो गया है, जो मनुष्य है वो वनों की तरफ जाता है, वहाँ लकड़ियाँ काटता है जी। और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है जंगल में, तो उस वजह से प्राणियों को बाहर आना निश्चित हो जाता है। बिल्कुल। शिकार वगैरह के कारण कुछ जो हर्बीवोर्स हैं यानी शाकाहारी प्राणी जी, वो कम होने से जो मांसाहारी प्राणियों को अपना भोजन नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो बाहर की तरफ आने लगते हैं जी। और जो बफर एरिया में जो पालतू पशु रहते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो इस तरह से जो प्राणी हैं जी जी, उनका पर्यावरण में तो रोल है ही सही, और मनुष्य का जो इंटरफेरेंस है उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है जी। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी, वन्य जीव स्वच्छंद विचरण करना पसंद करता है। आज देखा जाए तो कई अभयारण्यों में कई बस्तियां हैं, उससे क्या वन्य जीवों को पर प्रभाव पड़ा है? क्या मानते हैं आप? हाँ, निश्चित तौर पे वन्य जीवों पे प्रभाव पड़ेगा ही सी, क्योंकि जंगल में जो मनुष्य ने अपनी कॉलोनियाँ या वो बना रखे हैं एरियाज रहने के लिए, तो उस कारण से क्या होता है, उनको थोड़ा सा असहज महसूस होता है प्राणियों को, और वो अपने बिल्कुल स्वच्छंद वातावरण में नहीं जी पाते।
तो उस कारण से वो मनुष्यों से वो प्राणी यूँ नहीं कह सकते हम कि डरता है, लेकिन हाँ उनको पसंद नहीं करता मनुष्य को। जी जी। वो उनको चाहिए कि हमारे एरिया में केवल जंगली प्राणी ही रहें। जी। और हमको मुख्य अपना भोजन बिल्कुल स्वच्छंद रूप से मिलता रहे। जी। मनुष्य के आगमन से क्या होगा कि उसकी जो स्वतंत्र जीवन है उसके ऊपर बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल। उस वजह से जो प्राणी है उनकी जो नेचुरल लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाती है और वो बाहर चले जाते हैं। अभी हम कई जगह सुन रहे हैं कि लेपर्ड आ गया, घर में घुस गया, किचन में आ गया, इस तरह के बहुत सारे केसेस सुनाई पड़ने लगे। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी, जो आज अभ्यारण्य देख रहे हैं अपन या वन देख रहे हैं, ये इनका प्लांटेशन मनुष्य ने नहीं किया, वन्य जीवों ने किया, तो किस तरह इनकी उपयोगिता देखने को मिली? इसमें आप देखते हैं कि गिलहरी जैसी पक्षी पशु हैं, उनकी कई प्रजातियां हैं और सूअर भी हैं, तो वो खोदने का काम करते हैं। गिलहरी जो बीज हैं उनको ले जाने का, उसको रखती है कहीं ले जाके और बाद में वो भूल जाती है। उसका दिमाग इतना नहीं होता मनुष्य जैसा तेज कि उसको याद है मैंने कहाँ रखा था। वो जगह जगह गाड़ देती है और भूल जाती है। तो वो और सूअर क्या करते हैं जी। एक ज़मीन खोदने का काम करते हैं जी। खोदते रहते हैं। उनका जो आगे का जो स्नाउट होता है वो ऐसा नुकीला होता है कि ज़मीन खुद जाती है जी। तो उससे निराई गुड़ाई जैसा काम हो जाता है। बारिश आते ही वो स्प्राउटिंग करते हैं बीज जी। और इस तरह पूरे जंगल में फैल जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस चल रहा है। इसमें कोई किसी मनुष्य का इंटरफेरेंस अगर हो जाता है तो वहाँ पे उसने सड़कें बना दी है कि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया जी जी। तो उसमें वो पेड़ उगेंगे नहीं। बिल्कुल। प्राणी जो अपना रोल निभा रहे हैं उनको निभाने दीजिए, हमें बीच में बोलने की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि जी, आप वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रही हैं, आपने पूरा हाड़ौती क्षेत्र घूमा है, तो यहाँ कई तरह की चिड़ियाँ पहले हुआ करती थी, आज विलुप्त प्राय सी हो गई है। तो आप जैसे हर क्षेत्र में जाती है तो आपको क्या नज़र आता है? मैंने जनरली ये देखा है कि यूँ कहा जाता है कि पक्षी विलुप्त हो गए, पर मेरी नज़र में विलुप्त तो नहीं हुए जी। कम ज़रूर हो गए। और जब कहीं पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि उम्मीदगंज पक्षी विहार है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाला कार्य चल रहा है। तो वहाँ से पक्षियों ने अपना रुख बदल लिया है। पक्षी मरते नहीं हैं या कम संख्या में बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होते, उनकी जगह बदल जाती है। अच्छा। तो जगह बदल के वो उड़ते हैं तो वो देखते रहते हैं, उनकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारे रहने की जगह है, वहाँ पे अपनी जगह बदल लेते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत संख्या में कमी आई हो, लेकिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी में मैं चक्कर लगाती थी, घूमती थी खूब, वहाँ पर लाखों की संख्या में हाउस स्पैरोज हैं, लाखों। अच्छा। 2, 4, 8 हज़ार नहीं, लाखों की संख्या में। जब मैं शाम को 6, साढ़े 6 बजे वहाँ पे घूमती थी यूनिवर्सिटी में, इतनी सारी स्पैरोज होती थी कि कोई उसका अंत नहीं है जी। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि विलुप्त हो रही हैं। हाँ, उनकी संख्या में कमी अवश्य पाई गई है। हो सकता है उन्होंने किसी और जगह का रुख कर लिया हो जी। तो उन जगहों को तलाशने की हमें बहुत आवश्यकता है इस समय। डॉक्टर सुरभि जी, यह पक्षी विहार तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन कई जो पोखर हैं या कई जो तालाब है बड़े या छोटी तलाइयाँ हैं, उन पर काफ़ी पक्षी देखने को मिलते थे और आज उनकी संख्या में कमी आने का क्या कारण मानते हैं आप? उनकी संख्या में भी बहुत से कारण हैं। तो सबसे पहला तो मनुष्य की जो दखलंदाजी है वो है जी। एक वो हैंड पंप, ये बोरिंग कर लेते हैं पानी वानी निकालने के लिए। एक ये जो मछलियों का शिकार करते हैं जी, ये कुछ कारण है। और एक कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा तो यही कारण है, रोड बनना जी। और जगह जगह कंक्रीट के जंगल ही कहा जाता है उनको, मतलब जंगल की तरह अगर कंक्रीट बिछा दिया जाए तो उसको कंक्रीट का जंगल कहते हैं जी। तो इस तरह से ये कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जी। पानी का दोहन हो रहा है, इल्लीगल रूप से निकाला जा रहा है, मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। तो पक्षियों को खाने को मछली नहीं मिलेगी, जो सिर्फ मछली के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो अपना रुख चेंज कर लेंगे, वो बदल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। डॉक्टर सुरभि जी, ऐसा देखा जाता है कि आप तो हाड़ौती के हर क्षेत्र में घूमी हुई है, तो जहाँ पहले
बड़े तालाब हुआ करते थे, आज वहाँ वृक्ष नहीं है, मतलब पक्षियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, यानी खाना भी नहीं है। तो पहले जैसा आपने अनुभव किया होगा, वर्तमान में जब आप अनुभव करते होगे तो क्या पाती हो इसमें? इसमें हाँ, कुछ जगह से उम्मीद गंगा जैसे मैंने बताया आपको, और एक ऊदपुरिया है जी, इन 2 जगह थोड़े से कम नज़र आते हैं पक्षी, लेकिन अभेड़ा है और ये अलनिया, यहाँ पर तो अभी भी पक्षियों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, उतने ही दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे वेटलैंड्स बन जाते हैं बारिश के दिनों में, उनमें बहुत पक्षी आते हैं। अब यहाँ साजीदेड़ा के नाले में ही आप देखें तो कम से कम 70 या 80 स्पीसीज़ तो मैंने काउंट करी हुई हैं। अच्छा। एक ही समय में। तो क्योंकि वो थोड़ा ह्यूमन डिस्टर्बेंस इतना क्लोज नहीं होता उसमें, ऊपर से फ्लाईओवर बना हुआ है, थोड़ा सा पुल बना हुआ है, तो उसके ऊपर से निकल जाते हैं सवारी, तो पक्षियों को डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए वो आराम से रहते हैं। हालांकि वो लोकल पक्षी हैं, माइग्रेटरी कुछ पक्षी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन लोकल काफ़ी दिखते हैं उस जगह जी। डॉक्टर सुरभि जी, आप व्याख्याता रही हैं, विषय विशेषज्ञ रही हैं, कई बार छात्रों को टूर पे आप ले जाती होंगी, तो उनकी नेचर के बारे में क्या बच्चों को आप सिखाती थी, या क्या नवाचार उनको आप प्रदान करती थी? बच्चों को तो हम लोग बहुत सिखाया करते थे, क्योंकि हमने पूरा राजस्थान घूम लिया है स्टूडेंट्स के साथ जी। करीब मैंने 70-80 ट्रिप्स करे होंगे, उनमें हर ट्रिप में करीब 25 से 35 तक बच्चे जाते थे जी। और हम लोग ग्रुप्स बना देते थे अपने जो साथ के जो टीचर्स थे, अलग अलग ग्रुप में, किसी सब में 6-6 या 7-7 बच्चे करके जी जी। और जो बच्चे खुद ही होशियार होते थे उनको भी किसी टीम का लीडर बना देते थे। अच्छा। और पहले से हम लोग यहाँ से तैयार करके जाते थे कि क्या क्या बताना है, जैसे लाइन ट्रांजिट मेथड है, उससे कैसे काउंट करेंगे एनिमल्स की, सेंसस जो की जाती है वो करवाते थे। बर्ड्स के लिए एक खास मेथड होता है पॉइंट काउंट, उसमें एक जगह खड़े रह करके जी, और ख़ास तौर पे चारों तरफ घूम के देखा जाता है, उस जगह से हिलते नहीं है अपन जी। पॉइंट काउंट कहलाता है वो जी जी। तो उसमें आपको कौन कौन सी बर्ड दिख रही है, आपने लेफ्ट साइड में गर्दन घुमाई, कौन सी बर्ड दिखाई दी आपने नोट कर लिया, राइट में अच्छा। सामने देख लिया, फिर आप 20 फीट आगे चले गए, वहाँ पे पॉइंट काउंट कर लिया आपने, उस जगह से घूम के चारों तरफ जी, लेफ्ट राइट फ्रंट, जहाँ तक आपकी अप्रोच है आप एक ही जगह खड़े होके बर्ड्स को काउंट करना है। तो इस तरह से बर्ड्स का सेंसस किया जाता है। अच्छा। और एक वो किनारे से जो सेंसस किया जाता है, उसमें आप जो भी वेटलैंड है उसके किनारे किनारे चलते जाते हो, और आपको क्या क्या पक्षी दिखाई दिए, कितनी संख्या में दिखाई दिए, वो सब नोट करके लिखा जाता है। एक मेथड और है जिसमें आपको बर्ड्स का बिहेवियर नोट करने को कहा जाता है। तो अच्छा, उसमें जैसे बच्चों को 4 पक्षी दे दिए कि इन चारों को ही देखना है, आपको 5वें पक्षी को नहीं देखना है जी जी। तो उन चारों की स्टडी करते हैं। कुछ को एक ही पक्षी दिया जाता है, उसकी सारे बिहेवियर नोट करो, तो वो बैठ के एक जगह पे, कि जैसे सारस क्रेन है जी जी, वो 10 सेकंड पहले क्या कर रहा था, खड़ा था, 10-15 सेकंड बाद उसने मछली पकड़ी, उछाल के खा गया, इस तरह से मतलब सारा बिहेवियर एक ही पक्षी का जी। तो इस तरह वैरायटी हमारे पास आ जाती थी। तो और गांव में हम सर्वे करवाते थे अलग अलग जी जी। उसमें गांव में जो वहाँ के रहवासी हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते थे, और उन प्रश्नों के द्वारा ये अंदाज़ा लगाया जाता था यहाँ पे क्या क्या एनिमल आते हैं। उससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ का जो लोकल नेम है किसी भी एनिमल का, जो हम सिर्फ साइंटिफिक नेम जानते हैं, वो भी हमें समझ में आ गया कि इसको क्या कहा जाता है। अच्छा। फ़ोटो हम साथ में ले जाते थे कि तुमने ये पक्षी देखा है क्या? हाँ दिखाई, इनको तो ये कह बच्चे जी। वो नाम पता और चल गया, तो उसको नाम भी लिख लिया हमने। तो इस तरह से जो लोकल जो वहाँ के गाँव की बिल्कुल ग्रामीण है उनसे भी उनकी भाषा से बिल्कुल भाषा सीखने को मिलती है जी। और बच्चों को बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, कोई डिस्प्यूट कभी नहीं आया हमारे जी जी। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि मैं भरतपुर भी रही, घना पक्षी अभ्यारण्य भी है वहाँ कितनी तरह के पक्षी आपको, वहाँ का वातावरण और अपनी हाड़ौती का वातावरण में क्या अंतर आप मानती है? भरतपुर में ऐसा है कि वहाँ पे जो चिड़ियों को जो अनुकूलन चाहिए वो सभी कुछ उनको अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े वृक्ष भी हैं इतने विशाल कि एनिमल अगर ऊपर उसमें छुप जाए तो कहीं दिखेगा ही नहीं कोई पक्षी जी। दूसरे झाड़ भी हैं वहाँ, बड़े बड़े झाड़ हैं, छोटे झाड़ भी हैं, नीचे जो क्रीपर्स हैं वो भी हैं जिसमें बहुत छोटी बर्ड्स रह सकती हैं जी। और मिट्टी भी है, तो वहाँ हर तरह के
जो चिड़िया हैं उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जी। इसलिए लगभग 350 स्पीसीज़ वहाँ पर अगर हम पूरे साल स्टडी करें जी, तो मिल जी। जाती हैं। हम लोग 4 दिन के लिए जाते थे हर साल, जी। तो उसमें हमें कम 180 से 190 के बीच में चिड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं सिर्फ 4 दिन में। जी जी। तो पूरे साल में अगर नोट किया जाए तो करीब 350 के लगभग जी। चिड़ियों की स्पीसीज़ देखने मिल जाती हैं। डॉक्टर सुरभि जी, आप में ये जुनून है पक्षियों को देखने की या पक्षियों पर विश्लेषण करने की। आज आप रिटायर्ड पर्सन हैं, उसके बावजूद भी आप हमेशा इस काम में लगी रहती हो। तो हाड़ौती में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिन पर पक्षियों की मात्रा अधिक देखने को मिलती है? मैंने तो हाड़ौती शहर तो पूरा ही घुमा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्थान ऐसा है जिसको छोड़ा जा सकता है। जी। मेरे स्टेशन के पास में 3 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैंने 140 स्पीसीज़ देख ली है छोटे से एरिया में। जी। तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे जो बर्ड विहीन हो या जहाँ पे कोई चिड़िया नहीं हो। जी। चाहे थोड़ी सी हो, हमें अगर 10 चिड़ियाँ भी दिखती हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स को हम 10 चिड़ियों से शुरुआत करवाते हैं कि तुम पहले 10 चिड़ियाँ पहचानो, उसमें तोता कबूतर ये नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये नॉर्मल, ये तो कॉमन चिड़ियाँ हैं, इसके अलावा 10 याद कर लोगे तो आपको 100 भी याद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मेरा रूटीन, डेली का रूटीन था कि यूनिवर्सिटी में तो बच्चों को लेके 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हुआ और मैं सबको लेके घूमती थी 7 बजे तक। जी जी। तो उससे वो काफ़ी सीख जाते थे स्टूडेंट। जी जी। डॉक्टर सुरभि जी, आज जैसे कई जो पक्षी हैं जिसमें चिड़ियाँ हैं जो पहले अक्सर मतलब सामने ही दिख जाती थी, जैसे गौरैया ही है ना। अब आज ऐसे पक्षी नज़र नहीं आते। तो कई लोगों का मानना है कि पेस्टिसाइड आ गया या उनके खाने मतलब दाने में खाने से उनकी संख्या कम हो गई। क्या मानती है आप? तो सब क्षेत्र में घूमती है, आपको कमी नज़र आती है या वास्तव में क्या चाहिए इसका? जैसे शहरों में पहले अपन आंगन में कुछ भी दाना डालते थे तो चिड़िया आ जाती थी, अब नहीं आती है। जी। तो शहर से तो कम हो गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि बिल्कुल उनकी संख्या कम हो गई हो। कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में लाखों की संख्या में चिड़ियाँ ये दिखाई देती हैं। अगर शाम को यूनिवर्सिटी जब बंद हो जाती है तब वो पता नहीं कहाँ से निकल के आती हैं हर झाड़ के ऊपर, और आपको इतने साउंड सुनाई देगी कि चिड़िया गौरैया जी हर जगह पे, मैना गौरैया जी। और ये जो रोजी स्टार्लिंग आती है, कम से कम वो 1-1.5 लाख की संख्या में आती है वहाँ। अच्छा। और पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में, ज़मीन पे, पानी में, सब जगह वो दिखाई देती हैं। जी। तो इस तरह मुझे तो लगता नहीं है कि कम हुई है संख्या। उन्होंने अब क्योंकि डिस्टर्बेंस शहर में हो गया है बहुत ज़्यादा, कंक्रीट जंगल हो गए हैं, मनुष्यों का दखलंदाजी है, पानी की कमी हो गई है, बिल्डिंग्स बन गई है, मल्टी स्टोरी सबसे बड़ा कारण बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसमें उनको घोंसले बनाने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल। अगर घोंसले बनाए भी तो उनको आसपास पेड़ पौधे भी चाहिए जिसके वो दाना खाती हैं। बिल्कुल। तो जब दाना भी नहीं मिलेगा, घोंसला रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो पलायन तो करेंगी कहीं ना कहीं। जी जी। तो पलायन कर लिया है। संख्या में तो थोड़ी बहुत कमी आई होगी, बहुत कमी नहीं, मुझे नहीं लगता कि जी जी। बहुत कमी आई है। जहाँ भी मैं देखती हूँ हर जगह मुझे गौरैया नज़र आती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे गिद्ध नाम का जो पक्षी है पहले बहुतायत मात्रा में दिखता था, यानी मरे हुए पशुओं को वो साफ कर देता, यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखता था। आज वह गिद्ध गायब सा हो गया। तो आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप तो घूमती हो, तो आपने कई जगह देखे भी होंगे इनकी संख्या, लेकिन कमी का क्या कारण मान सकते हैं अपन? इसका कमी का वही है, डाइक्लोफेनेक वाला एक तो मामला काफ़ी उजागर हुआ है। तो वो तो सही बात है कि इनके जो सिस्टम है उसके अंदर चला जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके वो डाई ऑफ प्रोसेस होती है ना, वो शुरू हो जाती है, इनके किडनी वगैरह ख़राब हो जाते हैं जी, और धीरे धीरे ये मर जाते हैं। जबकि इसकी जो उम्र होती है करीब 35, 40, 50 वर्ष तक देखी गई है एक गिद्ध की। अच्छा। लेकिन जब इनका बॉडी का सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा तो अर्ली एज में ख़त्म हो जाते हैं। इनकी रिप्रोडक्टिव क्षमता कम हो जाती है, अंडे देने कम कर देते हैं, तो इसलिए संख्या में कमी हो रही है। लेकिन आजकल ये जो गरुड़िया महादेव और ये जो है ना जी जी गेपरनाथ, यहाँ पे काफ़ी इजाफा हुआ है इनकी संख्या में। बहुत बड़ी है, बहुत बड़े। और क्योंकि सबके एक संरक्षण का जो अवेयरनेस आ गई ना, जो जागरूकता उत्पन्न हुई है, उससे बहुत अंतर पड़ा है। तो उसमें घोंसले भी देखने को मिलते हैं इनके और अंडे भी देखने को मिलते हैं, बच्चे भी। दिन में आप देखेंगे तो
आसमान में पूरी हवरिंग करते रहते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं। जी जी। तो जो इंडियन वल्चर है वो तो काफ़ी संख्या में है, और एक वाइट रम्ड वल्चर है वो भी दिखाई दे जाता है। तो 7 प्रजातियाँ अपने राजस्थान में नज़र आती हैं। जी जी। डॉक्टर हाँ बताएं। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक गिद्ध को जब किसी एनिमल का या कार्केस को खा रहा होता है जी, तो उसको उड़ने के लिए जगह चाहिए होती है। अच्छा। अब यहाँ पे एक प्रोसोपिस जूली आपने नाम सुना होगा, ये जो विदेशी बबूल होता है जी, विलायती बबूल, हाँ हाँ, उसकी वजह से क्या होता है, इनको उड़ने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि ये सीधे नहीं उड़ पाते। एकदम पहले तो रन करते हैं, रनवे जैसे हवाई जहाज की तरह पहले दौड़ लगाते हैं, फिर वहाँ से अब दौड़ने के लिए जगह ही नहीं होगी तो वो उड़ेंगे बिल्कुल कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए वो पहले देख लेते हैं यहाँ पे जंगल कहाँ है, वहाँ पे उतरते ही नहीं है ये जी, एनिमल पड़ा पड़ा सड़ जाता है, स्मेल करता रहता है। तो पहले विदेश में विलायती बबूल नहीं थे तब ये बिल्कुल बिल्कुल आना रहता है, तो एक कारण ये भी है इनके लिए जी, उनकी कमी की। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी, आज जो बच्चों में पर्यावरण के प्रति आप लोग जागरूकता लाते हो, जैसे वन्य जीव प्राणियों के भी बारे में, किस तरह आप बच्चों को एक नवाचार के रूप में किस तरह गाइड करते हो, दर्शकों को बताएं। एज बच्चों को हमने कई बार वो नुक्कड़ नाटक भी करवाए हैं। अभी 2 साल पहले ही यहाँ पे आर्ट गैलरी के अंदर नुक्कड़ नाटक किया था। उसमें उन्होंने सबकी भूमिका निभाई थी, जैसे डीएफओ हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं, प्रोफेसर हैं और वाइल्ड लाइफ लवर, फोटोग्राफर्स, सब बच्चे अलग अलग बन गए थे और उन्होंने पूरा एक नाटक तैयार किया था और उससे अवेयरनेस उत्पन्न कराई थी जी। तो इस तरह के नाटक को जगह जगह कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी किया उन्होंने जी। और गांव में भी जाके इस नुक्कड़ नाटक से अपना संदेश देते थे जी। तो गांव वाले कहते थे अगला नुक्कड़ नाटक करने कब आ रहे हो आप लोग, बहुत खुश होते थे वो, उनमें काफ़ी जागरूकता फैली है जी। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए सभी जगह, सभी द्वारा। अच्छा। सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं और सब्जेक्ट भी करें। जैसे रेगिस्तान में चिनकारा जो हिरन है, उसके बारे में वहाँ का समाज जागरूकता रखता है, तो वैसी ही जागरूकता आप हाड़ौती क्षेत्र में भी लोगों से आग्रह करती हैं? हाँ, हम लोग जहाँ पर भी, जिस गांव में भी जाते हैं वहाँ पे आग्रह ज़रूर करते हैं जी। क्योंकि शहर में तो किसी को समय नहीं है सुनने का, अगर किसी को बुला भी लो तो 10 मिनट रुकेंगे फिर चले जाएंगे जी। लेकिन गांव वाले पूरा प्रोग्राम देखते हैं, पूरा सुनते हैं जी। और क्योंकि उनको हिंदी में प्रोग्राम दिए जाते हैं तो उनको समझते भी हैं और बिल्कुल उसके ऊपर अमल करने की भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। तो गांव में हम लोगों को ज़्यादा अनुभव हुआ कि वो ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं जी, हमारे शहरवासियों की अपेक्षा जी जी। ये थी हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी। डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी ने वन्य जीवों के बारे में बताया कि किस तरह इनकी सुरक्षा करना चाहिए और आज जो पक्षी हैं ये पर्यावरण को किस तरह सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में बखूबी बताया। आज ही हमारी स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत